circuit test. First one is the open circuit test and the second one is the short circuit test. ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे फ्रॉम द ओपन सर्किट टेस्ट. देखिए, तीन मेजर मुद्दा है जो आपको यहाँ से जानना होता है. सबसे फर्स्ट थिंग आपको कोर लॉस रेजिस्टेंस के बारे में जानना है. सेकंड थिंग आपको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ मतलब मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जो है उसकी वैल्यू जाननी है, एक्सएम की वैल्यू. और तीसरा चीज कि आपको एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम रेफर टू इधर प्राइमरी और सेकेंडरी किसी भी फॉर्म में, बट दोनों ही टेस्ट के लिए कंबाइंड एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम जो है वो क्रिएट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे यही मेन मुद्दा होता है. ओसी टेस्ट और एससी टेस्ट परफॉर्म हम लोग कैसे करते हैं, आपसे एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा उसका स्पेसिफिकेशन आप कैसे बताएंगे वो मैं बता देता हूँ. देखिए, जब ओसी टेस्ट की बात करेगा तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपसे ये पूछता है कि ओसी टेस्ट किस साइड परफॉर्म करना चाहिए, एचवी साइड पे कि एलवी साइड पे. ठीक है, तो ये ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है कि आप एलवी पे परफॉर्म करो या एचवी पे, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग एलवी साइड पे परफॉर्म करते हैं. अब इसका कारण क्या है, परफॉर्म तो दोनों तरफ कर सकते हैं ना, कि आप एलवी पे भी कर सकते हैं, एचवी पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एलवी साइड पे ही परफॉर्म किया जाना चाहिए. क्यों, लेकिन इसका रीजन जो है वो क्या है, तो चलिए अभी देखते हैं सेशन में, आपको मैं बताता हूँ इसका डिटेल. तो लेट अस सपोज कि हम लोग यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर का कनेक्शन जो है वो करते हैं. इसके सारे के सारे जो स्पेसिफिकेशन है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है उसी अकॉर्डिंग रखिएगा. और ये मैं आपको एलवी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है वो बना के दिखा रहा हूँ. ठीक है, ट्रांसफार्मर का एलवी साइड होगा यहाँ पर. ठीक है, ये क्या चीज मैंने इस पे कनेक्ट करके रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा. ट्रांसफार्मर का एलवी साइड है, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा लेते हैं. इस सेगमेंट पर हम लोग सप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, देखते जाइए इसमें हमको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी. हमको पावर निकालना होगा तो एक वॉट मीटर चाहिए यहाँ कहीं पे, तो वॉट मीटर की यहाँ पे करंट कॉइल और इस तरफ में प्रेशर कॉइल जो है वो लगा दूंगा. फिर हमको एक एमीटर भी चाहिए होगा, चलो एक एमीटर को भी बिठा लेते हैं यहाँ पर. ये आ गया हमारा एक एमीटर. करंट मेजर करना होगा ना, करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, वॉट मीटर चाहिए. तो वोल्टेज के लिए मैंने यहाँ पे रख लिया एक वोल्ट मीटर. करंट मेजर करना है तो एक एमीटर लगा दिया. और तीसरे केस के लिए मैंने लगा दिया एक यहाँ से वॉट मीटर. वॉट मीटर जो है वो पावर मेजरमेंट करके मुझे बताएगा. वॉट मीटर की जो एक कॉइल है ये पावर मेजरमेंट करके बताएगी मुझे कि भाई कौन सा लॉस जो है वो वहां पर ऑकर हो रहा है. ठीक है, चलिए ठीक है भाई. तो ये आ गया अपना वॉट मीटर. वॉट मीटर स्क्वायर फॉर्म में दिखाना थोड़ा सा सही नहीं लगता है, हाँ इसको ऐसे दिखा लेते हैं हम लोग. चलिए, दो तीन चीज़ों का आपको एकदम मस्त तरीके से मैं रीज़न बताने वाला हूँ. आप वीडियो को पूरा टिल द एंड देखिए तो आपको वो रीज़न में बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा चीज़ क्यों लगाते हैं. ठीक है, मैक्सिमम लोगों को इसी पॉइंट पे कंफ्यूजन रहता है, याद तो कर लेते हैं बट ये नहीं समझ में आता कि एचवी साइड पे क्यों या एलवी साइड पे क्यों कोई भी टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, है ना. जैसे अब ये वाला टेस्ट के लिए मैंने आपको बोला कि सिर्फ एलवी पे ही करना जरूरी, कारण क्या है इसका. ठीक है, चलो यहाँ से एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, इसका कनेक्शन यहाँ से ऐसे वोल्ट मीटर के साथ कर लेते हैं. ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हम लोग इस एंड से ऐसे सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं. कौन सा सप्लाई है हमारा, एसी सप्लाई. सो दिस इज आवर एसी सप्लाई. ठीक, ये क्या मैंने लगा के रखा है यहाँ पर, दिस इज माय ऑटो ट्रांसफार्मर. ऑटो ट्रांसफार्मर. ठीक, ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये सब आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा है, एमीटर लगा है, दिस इज आवर वॉट मीटर. और अब चलते हैं हम लोग, ये हमारा कौन सा साइड है ये भी आपको पता है, दिस इज आवर एलवी साइड. ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ ताकि ध्यान रहे, दिस इज आवर एलवी साइड. ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉइल जो है वो लगी हुई है. ठीक है, यहाँ पर जो हमारी वाइंडिंग कॉइल है वो लगी हुई है. अब हम लोग इसका इसके बाद जो एचवी साइड है उसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं. चलिए देखते हैं, तो यहाँ से ये हमारा एचवी साइड का पोर्शन है. ठीक है, और एचवी साइड को हमको ओपन सर्किट रखना है. ओपन सर्किट रखना है तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जो है वो हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. तो सो दिस इज आवर एचवी साइड. दिस इज आवर एचवी साइड जो कि ओपन सर्किटेड है. ओके, एचवी साइड है मतलब ये हमारा ओपन सर्किटेड पोर्शन है. ठीक है भाई, डन. तो अब इसके बाद आपको ये देखना है कि ये जो ट्रांसफार्मर की रीडिंग होगी या इसके अंदर की जो तीनों चीजें होंगी इनकी क्या क्या रीडिंग्स आएंगी. ठीक है,
पहले एक एक के बारे में समझते हैं और पहले मैं आपको ये रीजन बताता हूँ कि मैंने क्यों आपको बोला कि एलवी साइड पर ये परफॉर्म करें। देखिए, अगर सपोज कर लीजिए कि मैं ये ओपन सर्किट टेस्ट को एचवी साइड पे परफॉर्म करता, तो ध्यान दीजिएगा एचवी साइड वोल्टेज हाई है, तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, करंट बहुत लो हो जाएगा। वहां पर करंट इतना लो हो जाएगा कि आपके एमीटर के मेजर कर पाने लायक वैल्यू भी नहीं रहेगी, नेग्लिजिबल वैल्यू रहेगी। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा थिंग कि हम लोग जो है इस चीज को अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखें तो एचवी साइड अगर मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर का कनेक्शन करता हूँ तो वोल्टेज की वैल्यू इतनी हाई हो जाएगी कि वो भी मेजर कर पाना इसके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो बहुत मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट और बहुत हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज का इशू वहां पर होगा। अगर ये दो चीज कोई इशू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एचवी साइड पे भी ओसी से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। बहुत सारी किताबों में ये चीज लिखा रहता है, बहुत सारे लोग भी ये चीज बोलते हैं कि नहीं, ये टेस्ट जो है एचवी पे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज अ सर्टन रीजन। लेकिन अगर ये दो रीजन ना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपको रीडिंग भी बिल्कुल सेम मिलेगी। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं रहता है। बट हाँ, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को जरूर से याद रखिए कि ये टेस्ट हम सिर्फ और सिर्फ एलवी साइड पर ही परफॉर्म करते हैं। रीजन मैंने आपको इसका बता दिया, आप इसको जरूर से अपने अकॉर्डिंग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लिया कि टेस्ट जो है हमको एलवी साइड पे परफॉर्म करना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं कि रीडिंग्स जो है वो क्या क्या मिल रही है। लेट अस सी द रीडिंग्स। रीडिंग्स में आपको सबसे पहले देखना है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, तो वोल्ट मीटर रीड कर रहा होगा सर वी नॉट। देख लीजिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी वो क्या चीज की रीडिंग बता रहा होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी वो वी नॉट, नो लोड प्राइमरी वोल्टेज, या इसी को आप रेटेड वोल्टेज भी बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नॉट इज, द नो लोड प्राइमरी वोल्टेज, नो लोड प्राइमरी वोल्टेज, या फिर इसी को आप बोल सकते हो रेटेड वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, आफ्टर वी नॉट बताइए एमीटर जो है वो क्या रीड कर रहा होगा। एमीटर जो है वो नो लोड प्राइमरी करंट को रीड कर रहा होगा। फिर तो एमीटर रीड कर रहा होगा आई नॉट को, विच इज व्हाट, इट इज द नो लोड प्राइमरी करंट, नो लोड प्राइमरी करंट। ठीक है, नो लोड प्राइमरी करंट जो है इसको रीड कर रहा होगा। ठीक है, नो लोड प्राइमरी करंट जो है इसकी वैल्यू जो है वो किस तरीके की होगी, स्मॉल वैल्यू की होगी क्या। नो लोड प्राइमरी करंट की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी होगी क्योंकि ओपन सर्किट है आपका सेकेंडरी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज, वॉट मीटर जो है वो क्या रीड कर रहा है। सो हियर द रीडिंग ऑफ वॉट मीटर, द रीडिंग ऑफ वॉट मीटर विल बी वॉट। अब देखिए, वॉट मीटर तो आपको पावर रेटिंग बता रहा है। ठीक है, पावर रेटिंग ये वी आई कॉस फाई के हिसाब से आपको बता रहा है। ठीक, तो ये जो रीडिंग आपको बताएगा नो लोड पर जो भी लॉसेस हो रही हैं उसकी रीडिंग बताएगा आपको। ठीक है, ये क्या बताएगा, नो लोड लॉसेस। अच्छा, तो नो लोड का कंडीशन है और बताइए करंट अगर इतनी मिनिमम है तो नो लोड लॉसेस में क्या क्या लॉसेस हो सकती हैं। 2 मिनट के लिए ये अज्यूम कर लेते हैं कि सर हमारे पास सब कुछ मिला के होता है कोर लॉस और कॉपर लॉस। ठीक, देखिए कॉपर लॉस का एक्सप्रेशन होता है आई स्क्वायर आर, और कोर लॉस जो है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो क्या आई स्क्वायर आर लॉस कंसिडरेबल अमाउंट का होगा यहाँ पे, क्योंकि करंट जो है ये देखिए करंट का एक्सप्रेशन तो आपके पास मिनिमम है, इसको साइड पे लिख लीजिए कहीं पे कि द नो लोड प्राइमरी करंट विच इज वेरी स्मॉल वैल्यू, विच इज ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू, क्योंकि सेकेंडरी हमारा ओपन सर्किटेड है ना। तो क्या कॉपर लॉस की वैल्यू कंसिडरेबल होगी, तो फिर ये भी बहुत स्मॉल वैल्यू की होगी। अगर बताइए कॉपर लॉस कंसिडरेबल नहीं है तो फिर आपका वॉट मीटर क्या शो कर रहा है, तो वॉट मीटर फिर प्योरली कोर लॉसेस को शो कर रहा होगा। देन द W नॉट इज कोर लॉस। W नॉट जो होगा, जो इस वॉट मीटर का जो रीडिंग निकल के आएगा वो होगा नो लोड लॉसेस या कोर लॉसेस, कोर लॉस एट नो लोड। मतलब ओसी टेस्ट के अंदर वॉट मीटर कोर लॉसेस कंपोनेंट को शो करेगा हमेशा। ठीक है, ओसी टेस्ट के अंदर वॉट मीटर विल ऑलवेज शो द कोर लॉस कंपोनेंट्स। कॉपर लॉस का किस्सा जो है वो खत्म हो गया है यहाँ पे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो अब आपने जो जो फाइंड किया उस सब चीजों को अलग अलग लिख लेते हैं हम लोग। तो बाई ओसी टेस्ट हमको क्या क्या मिला। सो बाई ओपन सर्किट टेस्ट वी गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। क्या क्या रिजल्ट्स है हमको, देखिए एक तरफ से मिल गया वी नॉट, हमको मिल गया आई नॉट, और हमको मिल गया W नॉट। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि W नॉट इज इक्वल टू
वी नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से आप लिखेंगे कि कॉस फाई नॉट की वैल्यू इसी से बताई जा सकती है कि इट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट अपॉन वी नॉट इंटू आई नॉट। ऑल्सो वी कैन से कि यहाँ से हम लोग फाई नॉट की वैल्यू जो है वो पता लगा सकते हैं, यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू जो है वो बता सकते हैं। सो व्हाट इज दिस फाई नॉट? यहाँ से हम लोग बता सकते हैं ना कि फाई नॉट इज इक्वल टू cos inverse w naught upon v naught into I naught. This is what here this phi naught is the no load power factor angle. phi naught जो होता है आपके सिस्टम का नो लोड पावर फैक्टर एंगल जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, नो लोड पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। अब इसका यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हमको अल्टीमेटली, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि हमको दो चीजें फाइंड करनी है, एक आरसी फाइंड करना है कोर लॉस कंपोनेंट का कंपोनेंट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, और दूसरा एक्सएम फाइंड करना है हमारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। इन दो चीजों को फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको फाई नॉट की जरूरत पड़ेगी। तो आपकी सर्किट जो है अब किस तरीके की दिख रही होगी? देखिए अब आपकी सर्किट जो है वो कुछ ऐसी दिखेगी, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंस या वर्किंग कंपोनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे हो गया हमारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस एक्सएम, ठीक है। ये सिचुएशन बन गया। यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है वी नॉट, इसको आप सेंड कर दीजिए। इधर से करंट जो आपकी आ रही है दिस इज आई नॉट करंट, ये करंट के दो कंपोनेंट्स आई सी और यहाँ से आई म्यू, ठीक है। ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट हो गया, ये वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट हो गया। इस इतने फॉर्म में आप इस पूरे एक्सप्रेशन को, इस सिस्टम को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो अब हमको देखिए ओसी टेस्ट के हिसाब से आरसी और एक्सएम दोनों की वैल्यूज चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। इसका फेजर कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, इसी डायग्राम के हिसाब से इसका फेजर देखिएगा किस तरीके से बनेगा। सबसे फर्स्ट थिंग देखिए यहाँ पे आई म्यू जो है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट जो है, और इसके साथ साथ जो आपका फ्लक्स है ये तो एक ही फेज में होगा। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैं आई म्यू ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फ्लक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। मेरे पास कौन सा रिएक्टेंस है? मेरे पास जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस है, देखिए वोल्टेज यहां पर भी वी नॉट होगा, वोल्टेज तो आप लिख सकते हैं ना यहाँ पे भी कि सर इस जगह पे भी वी नॉट होगा वोल्टेज, और इधर पे भी वी नॉट होगा पैरेलल सर्किट होने की वजह से। तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा करंट का सीन, तो जैसे अगर करंट मैंने आई म्यू तो ड्रॉ कर लिया, इसके रिस्पेक्ट में वी नॉट क्या होना चाहिए? इंडक्टर है तो लीड करना चाहिए बाय 90 डिग्रीज। तो वी नॉट का एक्सप्रेशन जो है इसको आप ऐसा ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री लीड करता हुआ, ठीक है। दिस विल बी योर वी नॉट। अब अगर ये वी नॉट है, इन दोनों को देखिए यहाँ पे, यहाँ रेजिस्टिव कंपोनेंट है, वर्किंग कंपोनेंट इज रेजिस्टिव इन नेचर, तो वी नॉट और आईसी दोनों एक ही फेज में होने चाहिए फिर तो वी नॉट और आईसी बोथ विल बी इन द सेम फेज। यहाँ पे आप लिखेंगे आईसी, ठीक है। और अब जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, आईसी और आई म्यू का रिजल्टेंट क्या होगा? दिस शुड बी आई नॉट। तो आईसी और आई म्यू का रिजल्टेंट जो है दिस विल बी आई नॉट। तो इसका हम लोग रिजल्टेंट ट्रेस कर लेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा ये कंपोनेंट रिजल्टेंट आई नॉट। अब देखिए यहां से आई नॉट और वी नॉट के बीच का जो एंगल निकलेगा आपके पास, इन दोनों क्वांटिटीज के बीच का जो एंगल निकलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फाई नॉट, जिसकी वैल्यू मैंने आपको वहां पर दिखाई थी। इसी की वैल्यू जो है उसको हम लोग आई नॉट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोलिए ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सभी को फेजर का, ठीक है। तो आईसी जो है वो वोल्टेज अक्रॉस आरसी यानी कि वी नॉट के फेज में ही रहेगा, तो इसीलिए मैंने उसी के फेज में उसको वहां पर शो कर दिया, ठीक है। तो इस ओसी सर्किट मतलब ओसी टेस्ट जो हम लोग करते हैं उससे जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है उसका इस तरीके का फेजर डायग्राम जो है वो बनना चाहिए, ठीक है। तो आईसी और आई म्यू का कंपोनेंट आप क्या क्या बताएंगे? देखिए आप यहां से बताएंगे आईसी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई नॉट, जबकि आप आई म्यू के लिए बताएंगे आई नॉट साइन फाई नॉट। आपको क्लियरली दिख रहा है आई म्यू और आईसी के बीच में फेज डिफरेंस कितने डिग्रीज का है। तो फेज डिफरेंस के हिसाब से एक साइन के कंपोनेंट में दिख रहा है, दूसरा कॉस के कंपोनेंट में आपको दिखाई दे रहा है, और इन दोनों का रिजल्टेंट है आई नॉट। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन इसका हो सकता है। अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन इसका पॉसिबल है तो इन दैट केस आप यहां से क्या वैल्यू बता सकते हो क्या? देखो अब यहां से आप आरसी की वैल्यू बता सकते हैं ना, देयरफॉर वी कैन से आरसी इज इक्वल्स टू आर नॉट इज इक्वल्स टू आर नॉट की वैल्यू इज इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाई
आईसी लिख सकते हैं। इसी सर्किट से आप देख लीजिए, आरसी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप वी नॉट अपॉन आईसी करके, ठीक है, ये चीज पॉसिबल है। और ऐसे ही आप मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट या मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस जो है उसकी भी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लिखेंगे कि एक्सएम जो है ये क्या हो जाएगा, एक्सएम के लिए भी देखिए वोल्टेज तो सेम है, तो वी नॉट अपॉन आई म्यू करके इसको भी बता सकते हैं। तो एक्सएम या फिर एक्स नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाई आई म्यू, वी नॉट डिवाइडेड बाई आई म्यू। तो ये दोनों चीज़ों की वैल्यू हमको किसी ट्रांसफार्मर के लिए पता चल सकती है। ओसी टेस्ट परफॉर्म किया हम लोगों ने और ये दोनों की दोनों मैग्नीट्यूड्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। बोलिए यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? एक एक पॉइंट एक एक स्टेप मैंने आपको इसमें पूरा लिख करके ही बता दिया है। अब रह गई बात थ्योरी लिखने की, थ्योरी आप इसका लिख लीजिएगा जितना जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से। रीजन जो मैंने आपको बताया उस रीजन को जरूर से थ्योरी में लिख लीजिएगा कि क्यों हम लोग इस टेस्ट को एलवी साइड पर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। तो यहाँ तक बना लेंगे आप लोग, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपसे पूछेगा कि बताइए पावर जो है जो मेजर हो रहा है वॉट मीटर से वो क्या बता रहा है, तो पावर जो है वो कोर लॉस कंपोनेंट को बता रहा है कि सिस्टम पे ओपन सर्किट के समय में कितनी कोर लॉस हो रही है, वो वॉट मीटर मेजर करके बता रहा है, ठीक है। वो उससे पता चल गया। आर नॉट की वैल्यू, एक्सएम की वैल्यू दोनों हमको समझ में आ गई यहाँ से। अब आते हैं हम लोग दूसरे टेस्ट पे, दैट इज द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला टेस्ट जो है दैट इज शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, चलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है इसको समझते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग कहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो हमेशा परफॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मर के एचवी साइड पर। किस पर? एचवी साइड पर। इसका भी कुछ कारण है, हाँ इसका, इसमें बिल्कुल इसमें भी रीजन है। चलिए इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्मर के एचवी पर ही क्यों, इसको एलवी पे क्यों नहीं परफॉर्म करते हैं, ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्मर के एलवी साइड पे क्यों नहीं परफॉर्म करते हैं। ये सब आगे चल के आप लोग मशीन में जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी बहुत यूजफुल रहेगा। अगर अभी से ही आप पढ़ के चल रहे हैं तो बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, वहां पे ज़्यादा मेहनत नहीं जाएगी आपको। अगर बीडब्ल्यू में नहीं क्लियर हुआ तो आगे मशीन में ये चीज़ें दिक्कत करेंगी। छोटे छोटे से रीजंस हैं, अभी आपको एग्जाम में ये रीज़न उतना इंपॉर्टेंट ना लगे हो सकता है, बट वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मशीन जब पढ़ेंगे तो इसका इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। चलिए लेट्स सी। तो मैंने आपको बोला कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमको एचवी साइड पे परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग इस तरफ में एचवी साइड जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एचवी साइड, लेट इट बी आवर एचवी साइड, और इस तरफ हो गया एलवी साइड, ठीक। एलवी साइड का ये जो पोर्शन है इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। बाकी पूरा का पूरा सेटअप जो है वही है, इसमें और कुछ चेंज नहीं है। जैसे यहाँ पे वोल्ट मीटर होना था, एमीटर, वॉट मीटर, सारी चीजें एकदम सही है। डिफरेंस ऐसा क्यों क्रिएट किया, देखिए रीजन इज अगेन द सेम। अब होगा क्या कि अगर सपोज कर लीजिए कि मैं उधर एलवी साइड पे परफॉर्म करने लग जाऊं या एलवी साइड पे ये चीज करूं, तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एमीटर की तरफ से, देखिए एलवी साइड लोअर वोल्टेज है, ठीक है। अगर ये कंडीशन हो गई, वोल्टेज लो हुआ, तो करंट सोचिए ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी, और ऊपर से हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट कर रखा है। तो ऐसा होने की वजह से करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि अगेन एमीटर के लिए वो उसको डैमेज करने वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हमेशा इसको एक लाइन में लिख लीजिएगा, इसको एक लाइन में नोट कर लीजिएगा कि द एससी टेस्ट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन द HV side of transformer. Okay, done. तो SC test is always performed on the HV side of the transformer. रीजन आपको समझ में आ गया इसका? चलिए अगर रीजन समझ में आ गया तो अब इसके बाद आप जैसे कि मैंने उस केस में भी बताया था कि आप उल्टा भी कर सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट ऐसा नीड है नहीं। एमीटर की रीडिंग जो है, अब सबकी रीडिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर वोल्ट मीटर की रीडिंग, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे एमीटर रीडिंग, द रीडिंग ऑफ एमीटर, और उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि वॉट मीटर रीडिंग फाइनली क्या बताता है, वॉट मीटर रीडिंग, ठीक है। चलिए देखते हैं तीनों रीडिंग से क्या क्या पता चलता है। तो
तो जब हम लोग वोल्ट मीटर रीडिंग की बात करेंगे तो इस तरफ वोल्ट मीटर रीडिंग क्या बताएगा, ये शॉर्ट सर्किट वोल्टेज बताएगा आपको, ये बताएगा आपको VSC और द शॉर्ट सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। बताइए शॉर्ट सर्किट वोल्टेज की वैल्यू वेरी हाई होगी कि वेरी लो होगी? शॉर्ट सर्किट वोल्टेज की वैल्यू बहुत हाई होगी रेटेड के कंपैरिजन में कि बहुत लो होगी? तो इसका आंसर इट विल बी वेरी मच लो एज कंपेयर टू द रेटेड वोल्टेज। ठीक है, इसको साइड में कहीं पे लिख लीजिएगा, वेरी लो एज कंपेयर टू द रेटेड वोल्टेज, एज कंपेयर टू द रेटेड वोल्टेज। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको। अच्छा, दूसरा जो आपका एमीटर रीडिंग होगा ये क्या चीज को बताएगा? शॉर्ट सर्किट का केस है तो ऑब्वियसली ये भी शॉर्ट सर्किट करंट को बताएगा। इसको जरा रेटेड से कंपेयर करिए, फुल लोड करंट से कंपेयर करिए तो ये बताएगा आपको ISC, दैट इज द शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट whose value will be comparable to the full load current। इसको आप फुल लोड करंट से कंपेयर कर सकें, इतनी ह्यूज वैल्यू, जस्ट बिकॉज शॉर्ट सर्किट कंडीशन है यार। तो ISC की वैल्यू तो ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो देखिए अब वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी, वॉट मीटर भी WSC रीडिंग शो करेगा आपको। इस WSC में अगेन वो लॉस कंपोनेंट्स को शो करेगा। ठीक है, अगेन वो लॉस कंपोनेंट को शो करेगा। अब देखिए मैं फिर से आपको यही चीज बोलूंगा, लॉस कंपोनेंट को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। आपके पास है एक तरफ कोर लॉस जिसकी वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, और दूसरी तरफ है आपके पास कॉपर लॉस जिसकी वैल्यू करंट पे डिपेंड कर रही है। और अब आपको ये दोनों सिनारियो अगर आपने चेक किया है तो आपको पता है कि ये वोल्टेज का केस जो है यहाँ पे वेरी लो वोल्टेज मिल रही है एज कंपेयर टू द रेटेड। तो क्या कोर लॉस कंपोनेंट दिखेगा आपको इसके अंदर? भाई कोर लॉस कंपोनेंट फिर कहाँ से दिखेगा? ये वाला कंपोनेंट तो फिर रिड्यूस हो जाएगा ना। अब करंट की वैल्यू बहुत हाई है तो अब आपको I2R लॉसेज जो है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि ये वॉट मीटर रीडिंग इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको कौन सा लॉस कंपोनेंट बताती है? इट विल प्रोवाइड यू द डेटा ऑफ द कॉपर लॉस कंपोनेंट, कॉपर लॉस कंपोनेंट। ये समझ गए इसका कारण? बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता रहता है कि कौन से वॉट, मतलब किस केस में कौन सा वॉट मीटर से क्या रीडिंग निकल के आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली फेजर बना देना या सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेना इज नॉट इनफ। आपको पूरा रीजन पता रहना चाहिए कि आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं इसके अंदर, जो भी एमीटर वोल्ट मीटर आप लगाए हैं उससे क्या चीज की रीडिंग आपको आउटपुट में मिल रही, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बड़ा जरूरी पार्ट है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग इससे बता सकते हैं। तो WSC की वैल्यू जो आपको मिल रही है यहाँ से, दिस WSC इज इक्वल टू I2R। कौन सा I कौन सा R? तो ISC का स्क्वायर। R कौन सा है? R2E के फॉर्म में इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए R2E लिखने का क्या मतलब है यहाँ पे, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। जब मैंने यहाँ पे लिखा R2E तो R को मैं प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों में से किसी भी रेजिस्टेंस के हिसाब से नेम कर सकता हूँ। ठीक, डिपेंडिंग अपॉन, मुझे बस इतना देखना है कि कौन से साइड को हम लोग रेफर कर रहे हैं, हम लोग रेफर टू प्राइमरी कर रहे हैं या रेफर टू सेकेंडरी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से इसका नाम जो है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। बस यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान देना है कि जैसे अब जैसे सपोज कर लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का केस ले रहे हैं, तो मैं R2E लिख करके यहाँ शो कर सकता हूँ। स्टेप डाउन होता या HV LV साइड अलग होता तो R1E वगैरह के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते थे। ठीक है, तो हमारा HV वाइंडिंग जो है वो यहाँ पर सेकेंडरी के तौर पे काम करेगा। ठीक, सो ठीक है, तो R2E जो मैंने लिखा, HV वाइंडिंग हमारा सेकेंडरी के तौर पे काम करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ R2E इज इक्वल टू WSC अपॉन ISC का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस जो है आपको इस फॉर्म में मिल गया। अच्छा, इंपीडेंस भी आप निकाल सकते हैं यहीं से। इंपीडेंस जो है, इंपीडेंस ZSC इज इक्वल टू VSC अपॉन ISC, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अगर बताइए रेजिस्टेंस आ गया, Z की वैल्यू आ गई, तो क्या XM नहीं आ सकता है? क्या X की वैल्यू जो है वो R और Z के टर्म्स में नहीं निकाल सकते क्या हम लोग? XM 2E, इसको भी SC की जगह पे 2E कर लीजिएगा दोनों जगह पे। दिस शुड बी इक्वल टू अंडर रूट
Z2E का स्क्वायर माइनस R2E का स्क्वायर, लिख सकते हैं सर भाई, Z स्क्वायर Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, लिख सकता हूँ उसके हिसाब से मैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है ना इस टेस्ट का, ये हमको आउटपुट बताता है दोनों ही फॉर्म में, दोनों का दोनों आउटपुट हमको इससे मिल जाता है। हमको यहाँ पे भी देखिए R की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे भी XM जो है उसकी वैल्यू जो है ये भी हमको मिल गई, ठीक है। तो ये वाइंडिंग पैरामीटर किसी भी एक साइड के रेफरेंस का अगर आपको निकालना है तो वो आप इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। इसको लिख लिया क्या, साइड हट जाता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो फाइनली हमको क्या कंसिडर करके मिलता है यहाँ पे, हम लोग HV साइड पैरामीटर को LV साइड के बेसिस पे लिख सकते हैं, LV साइड वाले को HV के बेसिस पर हम लोग रेफर करके लिख सकते हैं यहाँ पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फाइनल सर्किट डायग्राम बना ले, चलिए देख लीजिए इसका फाइनल जो इक्विवेलेंट सर्किट जो निकल के आता है, ये दोनों चीज़ जो हम लोग कैलकुलेट किए उसके आधार पे वो ऐसा आता है। R2E और X2E का एक्सप्रेशन वहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, HV साइड और LV साइड इधर हो गया। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपका इस रेफरेंस पे आएगा। ठीक है, सो यहाँ का रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज आवर R2E। यहाँ का जो रिएक्टेंस दिस इज X2E जो अभी कैलकुलेट किया हम लोग, ठीक है। और इस तरफ में क्या क्या वैल्यूज हम लोग लिखेंगे, वहाँ पे तो मैंने ओपन सर्किट छोड़ दिया। ये हमारा LV साइड है, इसको लिख लेते हैं LV साइड, ये हमारा HV साइड है, ठीक है। और इनके कंपोनेंट्स को भी लिख लीजिए। तो ये हो गया हमारा XM, दिस इज आवर RC। और यहाँ पर जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है इसको आपको एक्सप्रेस करना चाहिए क्या, देखिए आपको सीधे सीधे जो है जो एक्सप्रेशन आप बनाएंगे इनका ना करते हुए आपने जो जो फाइंड किया उसके टर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं, सप्लाई जाता हुआ दिखा सकते हैं इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ से आप प्राइमरी वोल्टेज आप सपोज कर लीजिए V1 फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको V2 जो है आउटपुट में मिलेगा। तो ये हमारा फाइनल सर्किट रहेगा जो हम लोगों ने इतनी देर से SC टेस्ट और OC टेस्ट परफॉर्म करके अचीव किया है। ये सर्किट हम लोगों ने अटेन किया है लास्ट में, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं। सो दिस इज द फाइनल equivalent circuit of transformer attained from OC and SC टेस्ट, OC टेस्ट और SC टेस्ट से ये फाइनल सर्किट आपका अटेन होता है। तो आई बिलीव कि इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको मस्त तरीके से प्रॉपरली ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके आगे एफिशिएंसी और VR का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक ये भी पॉइंट था जो आपको बढ़िया से समझ में आना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे का जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो आज का ये सेशन अब यहीं पर मैं स्टॉप करता हूँ, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में मस्त तरीके से अगले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे चल के आप लोगों के लिए डेल्टा अकेडमी के ऐप पर भी मस्त तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस के लिए। इस साल तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशन शुरू भी हो चुके हैं, कुछ के कंप्लीट भी हो चुके हैं, कुछ का एकदम जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग है। तो इस समय बहुत ज़्यादा अभी समय है नहीं अपने पास, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब एग्जामिनेशंस होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा खासा कंटेंट आपके लिए इस चैनल पर हमेशा अवेलेबल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू।